गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ऑफ चेक्स की और इसके अलावा डिफरेंस करेंगे चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमाइजरी नोट के बीच में। तो क्रॉसिंग अ चेक, इट्स अ वेरी कॉमन बट इम्पॉर्टेंट टर्म। चेक का पहले तो आप एक स्पेसिमेन देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस क्रॉसिंग की जो चेक के अपर और लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि एंगुलर लाइंस हैं जो पैरेलल हैं और इसमें कुछ वर्ड्स भी लिखे गए हैं। तो ऐसा चेक जिसके टॉप पेयर और लेफ़्ट हैंड साइड पर, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पर अगर कुछ दो लाइंस इस तरीके से बनाई गई हों, राइट, और वो ब्लैंक भी हो सकती हैं या हो सकता है उसके बीच में कोई भी वर्ड्स ना लिखे गए हों और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे भी जा सकते हैं। वो भी बताएंगे कि क्या क्या वर्ड्स हम लिख सकते हैं। तो ऐसा चेक, अ क्रॉस चेक इज़ वन ऑन विच टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन अक्रॉस इट्स फेस, राइट, विद और विदाउट एनी वर्ड्स। अब इसके साथ एक मैं लाइन और ऐड करना चाहूँगी। वाई वी क्रॉस दिस चेक? इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सिक्योर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ऑफ चेक इज़ डन इन ऑर्डर टू मेक अ चेक मोर सिक्योर। हालांकि बिना क्रॉसिंग के चेक भी सिक्योर हो सकता है अगर आप यहाँ पर और बियरर की बजाय अगर उसको काट कर और ऑर्डर कर दें तो भी ये चेक सिक्योर माना जाएगा। बट ये चेक सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है जिस पर क्रॉसिंग की जाती है, राइट। तो क्रॉसिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत चेक को हम सिक्योर बनाते हैं। अभी क्रॉस चेक जब हम क्रॉसिंग नहीं करते तो उससे पहले चेक या तो बियरर होगा और या फिर इस तरीके से होगा जिसमें आप एक वर्ड लिखेंगे और ऑर्डर, यानी कि जो भी पर्सन के फेवर में चेक लिखा गया है उस पर्सन के कहने पर, उस पर्सन के अकॉर्डिंगली हम ये चेक जो है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली किसी और पर्सन को हम दे रहे हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप अगर चेक को ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं, जब इस चेक में या तो किसी पर्सन का, जैसे हम ये निखिल जैन लिखा हुआ है, ठीक है, इस निखिल जैन अगर लिख दिया है और अगर हमने ये क्रॉसिंग नहीं की है एंड यहाँ पर और बियरर है तो इसका मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा सिक्योर चेक नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ और ऑर्डर होगा तो ये सिक्योर माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको और ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं हम तो हमें यहाँ पर क्रॉसिंग करनी होगी। तो नॉर्मली चेक जो हमारे एक तरह से देखा जाए तो तीन तरीके के होंगे। बियरर चेक, जिसका पेमेंट कोई भी पर्सन जिसके भी पास वो चेक है वो जाकर बैंक से ले सकता है उसकी पेमेंट, राइट। और ऐसे चेक जो तो ऐसा चेक जो जिस पर कोई क्रॉसिंग नहीं है बट अगर हमने उसमें और ऑर्डर वर्ड भी यूज़ किया है तो इट मीन्स कि दैट इज़ ऑल्सो सिक्योर। बट अगर आप सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रॉसिंग ज़रूर करनी होगी। तो क्रॉस चेक ऐसा चेक है जो क्रॉसिंग के साथ किया जाता है। अभी इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपने सिर्फ दो लाइन, जो भी होल्डर होगा या जो चेक का ड्रॉर है जिसने चेक लिखा है वो सिर्फ दो लाइंस ड्रॉ करके चेक को सिक्योर कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस चेक का सबसे बड़ा जो फंडा है वो ये है कि इस चेक की पेमेंट आपको कैश कभी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराना होगा, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एंड कंपनी की बजाय एक बैंक का नाम लिख दूँ, PNB या SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसका मतलब ये हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इस चेक की पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर बैंक में जाकर ले सकते हैं जिसका नाम इस लाइन के बीच में लिखा हुआ है। तो वो एक और भी बढ़िया तरीका है उसको सिक्योर बनाने का। अभी हम इसकी टाइप्स पर जाएंगे कि सिक्योर क्रॉसिंग
कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो कहने की जो कोशिश है वो यही है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर चेक मोर सिक्योर देन यू हैव टू क्रॉस द चेक, अदरवाइज इट मे बी बियरर और इट मे बी और ऑर्डर पे, यानी कि जो भी टू ऑर्डर वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है चेक का पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी छोटी सी कि हम किस तरीके से चेक को सिक्योर बना सकते हैं। तो इस चेक की पेमेंट मैंने बताया कि अकाउंटर पे कभी नहीं होगी, इसके लिए हमें बाकायदा बैंक से हमारे अकाउंट में ही पेमेंट हमें अकाउंट से पेमेंट मिलेगी, यानी कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस चेक को हम ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जनरल क्रॉसिंग की और स्पेशल क्रॉसिंग की। ये टाइप हैं क्रॉसिंग के, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। आप जनरल क्रॉसिंग के ज़रा सैंपल देख सकते हैं। यहाँ 2 लाइंस हैं, एंड कंपनी लिखा हुआ है। यहाँ इस तरीके से हमने एंड कंपनी लिखा है। यहाँ हमने नॉट नेगोशिएबल लिखा है। नॉट नेगोशिएबल से ये आप बात बिल्कुल ना लगाएं कि ये चेक ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं, ये चेक बिल्कुल ट्रांसफरेबल है। आप चेक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह दे सकते हैं, लेकिन उसकी मैच्योरिटी की डेट से पहले। ठीक है, इसको लिखने का क्या मकसद है वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले आपको सिर्फ इतना जानना है कि जनरल क्रॉसिंग कैसे कहेंगे या कैसे करेंगे। तो सिंपल आपने 2 लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बीच में आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या आप इस तरीके के वर्ड्स भी लिख सकते हैं। इसे हम जनरल क्रॉसिंग कहेंगे। ठीक है, तो अब अभी स्पेशल क्रॉसिंग की मैं बात करूं तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल क्रॉसिंग में आपने देखा होगा किसी बैंक का नाम नहीं है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें हमने किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा है, जैसे पीएनबी। हालांकि इसके साथ मैंने एंड कंपनी ऊपर लगाया है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। ध्यान में रखिए, ये जो एंड कंपनी आप देख रहे हो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ही इसका कोई मीनिंग है, और इसका ज़रूर मीनिंग है, वो मैं अभी क्लियर करूँगी। जो आपका जनरल क्रॉसिंग में तो आपको क्लियर हो गया। जो स्पेशल क्रॉसिंग है उसमें आपको बैंक का नाम लिखना है। या अब जैसे देखिए, पेइज अकाउंट ओनली यूनियन बैंक, नॉट नेगोशिएबल बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट पेई बैंक ऑफ अमेरिका। इसका मतलब होता है इस चेक की पेमेंट मुझे बैंक ऑफ अमेरिका से मिलेगी, इस चेक की पेमेंट मुझे बैंक ऑफ इंडिया से मिलेगी, इस चेक की पेमेंट मुझे यूनियन बैंक से मिलेगी, और इस चेक की पेमेंट मुझे पीएनबी से मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 लाइंस ड्रॉ करके उसमें अगर पर्टिकुलर बैंक का नाम ड्रॉ कर लिख देते हैं, तो जिसको भी आप ये चेक देंगे वो पर्सन उस चेक की पेमेंट सिर्फ उसी बैंक से ही जाकर ले सकता है। मान लीजिए उस पर्सन का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी फ्रेंड को इस तरीके से एक चेक क्रॉस करके दे रहे हैं 5000 का। अब मान ली अब उसको क्या करना होगा, उसको पीएनबी में जाकर ये वाला चेक डिपॉजिट कराना होगा, लेकिन पेमेंट उसको कब मिलेगी, जब उस जो बैंक में उसका अकाउंट होगा, अदरवाइज़ उसको पेमेंट नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले उसको पीएनबी में जाकर अकाउंट खोलना होगा, राइट, और उसके बाद वो चेक डिपॉजिट करना होगा। देन उस चेक की पेमेंट उसके अकाउंट में चली जाएगी, और उसके बाद उसको एक फ्रेश चेक इशू करना होगा बैंक को, और बैंक फिर उसकी पेमेंट उसको कैश में कर देगा। ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑलरेडी उस बैंक में अकाउंट है, या फिर हम जब भी किसी को चेक देते हैं तो हम उससे ये पूछ भी सकते हैं कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, तो हम उस बैंक का नाम उस लाइंस के बीच में लिख सकते हैं, ताकि उसको किसी नए बैंक में ना जाकर अकाउंट खोलना पड़े, उसके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि क्रॉस कौन कर सकता है चेक को, हु कैन क्रॉस अ चेक। सो ऑब्वियसली जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है चेक को, ड्रॉ का मतलब जो ड्रॉर जिसको आप बोलते हैं, जो लिख रहा है, जो मेकर है, वो चेक को देने से पहले उसको क्रॉस करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आपने क्रॉस चेक इशू नहीं किया, आपने सिंपल चेक इशू कर दिया है अपने फ्रेंड को, तो फ्रेंड उसको लाइंस उस पर लगाकर और उसको क्रॉस बना सकता है, यानी कि होल्डर के पास भी अधिकार है कि वो चेक को क्रॉसिंग में ला सकता है। तीसरा, अगर चेक क्रॉस किया है जनरली, मान लीजिए इस तरीके का चेक है जिस पर इस तरीके की लाइंस हैं, एंड कंपनी लिखा हुआ है, तो होल्डर इसके साथ एक अपने बैंक का नाम भी लिख सकता है, ताकि वो इस चेक को उस बैंक में डिपॉजिट करवा सके। तो आप उस चेक के साथ अपने बैंक को लिख सकते हो, यानी कि जनरली जो जनरल क्रॉसिंग वाले चेक को स्पेशल क्रॉसिंग वाले चेक में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ईजीली। ठीक है,
और अगर जनरली या स्पेशली चेक लिखा गया है तो होल्डर अपनी तरफ से नॉट नेगोशिएबल वर्ड ऐड कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको चेक मिला है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, क्योंकि आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में और आपने उसको बता दिया था तो उसने बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया, राइट। और उसने सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया लिखकर आपको चेक दे दिया। आप चाहो तो उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। नॉट नेगोशिएबल का अर्थ अब हम क्लियर करते हैं। नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है? नॉट नेगोशिएबल मीन्स कि वैसे तो नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि ट्रांसफरेबल है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब तो ये क्लियर होता है कि ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रांसफरेबल नहीं है तो हम चेक किसी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चेक देने का फिर मतलब ही कुछ नहीं बनता। अगर वो पर्सन पेमेंट ले ही नहीं सकता तो ट्रांसफ़र करने का लॉजिक ही नहीं है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब वो नहीं है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को चेक दे रहा है, राइट, तो ट्रांसफरर का जो टाइटल होगा, यानी कि अगर ट्रांसफरर, मान लीजिए आपने एक चेक लिखा और अपनी फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, आपने उसको पेमेंट करनी थी तो आपने कैश नहीं किया, आपने उसको चेक दे दिया, ओके, और उस पे लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, ओके। तो आप हुए ड्रॉअर और जिसको आपने चेक दिया वो कौन हुआ? जो भी पर्सन है जिसको आप पेमेंट करते हो। चेक तो हमेशा एक्चुअली बैंक पर लिखा जाता है, लेकिन आप दोगे तो किसको आपको पेमेंट करनी है उसको आप चेक दे रहे हो, राइट। एक ये होता है कि मुझे बैंक से पैसा निकलवाना है तो मैं बैंक को चेक लिखूंगी और बैंक मुझे पेमेंट करेगा। एक ये है कि मुझे किसी और को पेमेंट करनी है तो मैं चेक लिखूंगी और उस पर्सन को दूंगी और वो अपने हिसाब से बैंक से पेमेंट ले लेगा, जो भी चेक का सिस्टम होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अभी यहाँ मैं नॉट नेगोशिएबल का जो मतलब है उसको क्लियर कर रही हूँ। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि आप अगर उस चेक को कहीं से, मान लीजिए आपने या किसी भी पर्सन ने अगर चेक चोरी करके ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है, तो उस पर्सन का टाइटल का मतलब उसका अधिकार तो अच्छा नहीं है ना। चोरी का चेक है, आपका राइट थोड़ी ना था। गलत काम करके आपने चेक पता नहीं कहाँ से फ्रॉड करके ले लिया और आपने किसी और को दे दिया। आपने इसको पेमेंट करनी थी तो आपने चेक वो वाला उसको दे दिया, ठीक है। तो जो टाइटल आपका होगा, बिकॉज आपका डिफेक्टिव टाइटल है, कारण आपने चेक चोरी करके दिया है या आपने चेक फ्रॉड करके दिया है, ठीक है, तो उस पर्सन को, जिस पर्सन को आपने चेक दिया है उसका टाइटल भी डिफेक्टिव ही रहेगा। चाहे उसने गुड फेथ में लिया हो, चाहे उसने पहले से आपको कोई पेमेंट कर रखी है उसी वजह से आप उसको पैसे वो चेक दे रहे हो, राइट, चाहे वो मैच्योरिटी से पहले दिया हो और बिल्कुल कंप्लीट हो, उसमें कोई डिफेक्ट, चेक को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने सब कुछ ओके करके लिया, मतलब आपने जो दिया है आपका तो डिफेक्टिव टाइटल हो गया, लेकिन जिस पर्सन ने आपसे लिया है उस पर्सन को कोई इस बात की जानकारी नहीं थी, फिर भी उसका टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा, कारण आपका टाइटल डिफेक्टिव है। यानी डिफेक्टिव का मतलब आप उस चेक को अपने पास लीगली रखने का अधिकार नहीं रखते थे, फिर भी आपने पता नहीं कहाँ से चेक अरेंज किया गलत तरीके से और आपने किसी और को दे दिया। तो जिस पर्सन को आपने चेक दिया है ना, वो पर्सन का टाइटल भी डिफेक्टिव ही रहेगा अगर उस पर नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा हुआ है तो, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो नॉट नेगोशिएबल लिखने का मकसद यही होता है कि आपको कभी भी किसी से चेक अगर मिले और उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा हो तो समझ लीजिए कि सबसे पहले तो चेक देने वाले की इंक्वायरी कीजिए कि जो चेक वो आपको दे रहा है क्या वो चेक का उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका भी डिफेक्टिव हो जाएगा, बेशक से आपने गुड फेथ में या कंसिडरेशन दे के या एक सही इरादे से चेक लिया हो, ठीक है। एंड कंपनी, ये तो कुछ टर्म्स हैं जो चेक में यूज़ की जा रही हैं, जैसे एंड कंपनी, आपने अभी भी देखा कि हम बात कर रहे थे एंड कंपनी, राइट, तो मैंने पहले ही बताया था इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही सिर्फ एक कस्टम है, कई बार उस लिखा जाता है उसके लिए, और इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है। अकाउंट पे ओनली, आपने देखा कई बार जो हमारा क्रॉसिंग है उसके अंदर अकाउंट पे ही लिखा जाता है। अकाउंट पे का मतलब होता है कि उस चेक की पेमेंट आपको कैश नहीं मिलेगी, जिस पर्सन को आप चेक दे रहे हो वो पर्सन अपने बैंक के पास जाएगा, वो चेक डिपॉजिट कराएगा और उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी, उसको कैश में नहीं मिलेगी, ओके। नेक्स्ट इज़ अंडर रुपीज़। अंडर रुपीज़ का मतलब है कि चेक
का जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 5,000 का है तो अंडर या 5,400 रुपये है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लिख सकते हो अंडर ₹6,000। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ भी करे कुछ ना कुछ डिजिट्स में, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ओवर राइटिंग जो है वो एकदम क्लियर होती है और बैंक इस तरीके के गलत और कटे फटे और ओवर राइटिंग वाले चेक्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी एक और सेफ्टी के लिए भी हम कई बार अंडर रुपीज़ इस तरीके से एक अमाउंट लिख देते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि चेक जो है इतने अमाउंट के लिए लिखा गया है। तो इस तरीके के चेक्स डोनेशन वगैरह में इस्तेमाल ज़्यादातर किए जाते हैं। तो ये तो हो गई चेक की क्रॉसिंग। अब हम दोनों का डिफरेंस चेक कर लें, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या है कि चेक को सिक्योर बनाया जाता है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में चेक को और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाता है। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में लाइंस के बीच में कुछ भी वर्ड्स लिखना ऑप्शनल है। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखना ज़रूरी है। एंड पेमेंट की बात करें तो जनरल क्रॉसिंग में आप उस चेक की पेमेंट किसी भी बैंक से जाकर ले सकते हो, राइट। लेकिन जनरल स्पेशल क्रॉसिंग में पेमेंट सिर्फ उसी बैंक से मिलेगी जिस बैंक का नाम उन लाइंस के बीच में होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कैंसलेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ चेक की। तो चेक की क्रॉसिंग को कैंसिल करना हो तो क्या तरीका है। मान लीजिए ड्रॉर ने एंगुलर लाइंस ड्रॉ कर दी है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे, लेकिन उसको लगा कि नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको कैंसिल करके उसके नीचे साइन कर सकता है और इससे जो है उस पर लिख भी सकता है पेमेंट बी मेड इन कैश। इसका मतलब होता है आपने एक स्पेशल क्रॉसिंग वाले चेक को बियरर चेक में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप एक सिक्योर चेक को इनसिक्योर चेक में कन्वर्ट कर रहे हो, आपकी इच्छा है आप कर सकते हो। तो कैंसिल करने का इस तरीके का प्रोसीजर रहेगा, लेकिन चेक की क्रॉसिंग को कैंसिल सिर्फ ड्रॉर ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई पर्सन नहीं। Now we will discuss the comparison between check, bills of exchange and promissory notes। ठीक है, तो पहले तो हम सिमिलैरिटीज़ करेंगे। 3 चीज़ें आपने पढ़ी और तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इन तीनों को बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। सिमिलैरिटीज़ में देख लेते हैं कि एक तो सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब राइटिंग में हैं, सभी ट्रांसफरेबल हैं। जो भी पर्सन इनको लिखता है वो उस पर साइन करता है, इस पर कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं होती और हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होता है और डेट मेंशन होगी, राइट। और इस तरीके से जो है या तो एक पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट जाएगी या पर्टिकुलर पर्सन के कहने पर किसी और को पेमेंट जाएगी। ठीक है, तो बियरर भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है और उसके कहने पर किसी और व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं। ये तो हो गई हमारी सिमिलैरिटीज़। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हम बात करें पार्टीज़ की तो चेक में कितने पक्षकार होते हैं, 3 हैं। एक्चुअली चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जो बैंक पर लिखा जाता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 पार्टीज़ होंगी, एक जो चेक लिखने वाला है, एक जिसको पेमेंट मिलेगी और एक जो पे करेगा। पे कौन करेगा? बैंक करेगा। चेक आप किसके लिए लिखोगे? किसी पर्सन के लिए लिखोगे। किसकी फेवर में? एक पर्सन की फेवर में। किस पर लिखोगे? बैंक पर लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 पार्टीज़ हैं, लिखने वाला, पेमेंट करने वाला और पेमेंट लेने वाला। ओके, और प्रोमिसरी नोट में 2 लोग हैं, लिखने वाला जो प्रॉमिस कर रहा है, जो डेटर है, और क्रेडिटर को वो बता रहा है कि वो इस डेट पर इतनी पेमेंट जो है आपको करेगा या आपके कहने पर किसी और व्यक्ति को करेगा। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो चेक जो है हमेशा हम ऑर्डर देते हैं एक बैंक को पेमेंट करने के लिए, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि आप इस पेमेंट को इस व्यक्ति को या मुझे इस डेट पर कर दीजिए। और प्रोमिसरी नोट में डेटर खुद प्रॉमिस करता है, वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है। एक्सेप्टेंस की बात है तो चेक में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपका अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो आप बैंक में जब भी चेक लिखोगे तो बैंक इज़ लायबल टू पे द अमाउंट टू द पर्टिकुलर पर्सन। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब ड्रॉर यानी कि जो मेकर है, जो
जो क्रेडिटर है वो लिख रहा है बिल, और उसको फिर लिखने के बाद वो किसके पास भेजेगा, ड्रॉई के पास भेजेगा, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। और प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस का कोई सीन नहीं है, क्योंकि डेटर खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि वो इतना पैसा इस अमाउंट को इतने इस डेट पर पर्टिकुलर पर्सन को देगा। पीरियड की बात करें तो चेक जो है वो हमेशा डिमांड पर पेबल होता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो डिमांड पे भी हो सकता है, साइड बिल भी हो सकता है। साइड बिल का मतलब डिमांड बिल भी हो सकता है, डिमांड बिल को आप साइड बिल भी कहेंगे, या फिर टाइम बिल। तो पर्टिकुलर टाइम के बाद भी बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो सकता है जो उसमें अमाउंट लिखा है, और साइड बिल का मतलब होता है ऑन डिमांड, यानी जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा तो आपको पेमेंट करना होगा। सेम केस प्रोमिसरी नोट में भी होगा। ओके जी, नेक्स्ट पे आ जाएं हम। दैट इज़ अ चेक कैन बी, पॉइंट है हमारा सर्कुलेशन। तो चेक हमेशा विद इन कंट्री में लिखा जाता है, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर इसका सर्कुलेशन होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन लोन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के अंदर के अलावा हम फॉरेन कंट्री से भी लेन देन जो करते हैं उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हैं। और प्रोमिसरी नोट भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही होगा। नेक्स्ट इज़ क्रॉसिंग। चेक की क्रॉसिंग की बात करें तो चेक क्रॉस कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं क्रॉस कर सकते, प्रॉमिसरी नोट भी क्रॉस नहीं कर सकते। मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक हो गई है चेक के ड्रॉ करने में तो बैंक उसकी पेमेंट नहीं करेगा। अगर मिस्टेक हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखने में, लेकिन अगर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको पेमेंट करनी ही होगी। सिमिलरली प्रॉमिसरी नोट भी लिखते समय अगर डेटर से कुछ गलती हुई है तो वो बाद में इस गलती को नहीं इम्प्रूव कर पाएगा, और उसकी पेमेंट तो हर हालत में करनी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज़ के लिए। नाउ द लास्ट वन इज़ लाइबिलिटी। अगर चेक को अगर इंस्ट्रूमेंट को टाइम पर प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो अगर चेक के केस में डिले हो गया है बैंक के आगे चेक प्रेजेंट करने में, तो कौन कौन फ्री हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से? ड्रॉई एंड द एंडोर्सर आर नॉट रिलीव्ड ऑफ देयर ड्यूटीज़। मतलब बैंक जिस पर आपने चेक लिखा है और एंडोर्सर, या फिर जिस पर्सन ने चेक को एंडोर्स किया है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, नहीं सॉरी उल्टा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ड्रॉई का मतलब जिस पर्सन को हमने पेमेंट करनी है वो पर्सन, और बैंक तो ऑब्वियसली पेयर है, तो जिस पर्सन को आपने चेक दिया है वो पर्सन, एंड एंडोर्सर, अगर कोई पर्सन एंडोर्स कर रहा है चेक को तो उनको अपनी लायबिलिटी से फ्रीडम नहीं मिलेगी। हाँ, अगर बैंक फेल हो जाता है दैन कुछ नहीं हो सकता। अगर बैंक फेल ही हो गया फिर पेमेंट नहीं मिल पाएगी, फिर कुछ नहीं पॉसिबल है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें तो ड्रॉई के अलावा सभी पक्षकार जो भी बीच में होंगे वो सब अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। ऑल पार्टीज अदर देन द ड्रॉई। अभी ड्रॉई कौन है? जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर द मेकर इज़ नॉट रिलीव्ड ऑफ हिज लायबिलिटी। मेकर यानी कि डेटर जो प्रॉमिस कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो वो रिलीव नहीं होगा, चाहे प्रोमिसरी नोट बाद में या डिले किया जाए प्रेजेंट जो उसकी प्रेजेंटमेंट है वो डिले हो जाए तो भी मेकर रिलीव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने तीनों के बीच में जो है वो डिफरेंस किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।